प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। वही चार ऑप्शन है कथन कारण वाले। सबसे पहले हमें कुछ छोटी छोटी चीजें देखनी चाहिए, जिसमें पहला तो है राज्य। राज्य क्या है? पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा कि यदि एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र पर रहने वाली जनता है और जनता का एक संप्रभु शासक है, तो ऐसी इकाई को राज्य कहा जाता है। जैसे हमारे संविधान की भूमिका में लिखा हुआ है कि भारत एक संप्रभु राज्य है। अब भारत एक राज्य तो है क्योंकि भारत की एक भूमि है, भारत की जनता है और भारत की एक संप्रभु सरकार है। मतलब भारत के ऊपर किसी अन्य देश का शासन नहीं है, जो पहले हुआ करता था। पहले कब? ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में, जब उन्होंने भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। परंतु अब भारत एक संप्रभु राज्य है। दूसरी बात आपने ध्यान दी होगी कि मौर्य काल का इतिहास पढ़ते हुए हम देखते हैं कि वहां पर सम्राट है अशोक, और अशोक के आगे लिखा हुआ है सम्राट। जबकि गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज कहा जा रहा है। महाराजा धीराज यानी राजाओं का राजा। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या एक देश में, क्या एक राज्य में अनेक राजा हो सकते हैं? गुप्त काल में अनेक राजा हैं, तो उनका एक महाराजा धीराज है। ऐसा क्यों है? मौर्य काल में केवल एक राजा है, सम्राट अशोक, जबकि यहां पर कई राजाओं का राजा महाराजा धीराज है। दूसरी बात, कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए, और उन्होंने जो सोने के सिक्के जारी किए हैं वे शुद्ध सोने के हैं, उनकी शुद्धता ज्यादा है। जबकि गुप्त काल में जो सोने के सिक्के जारी किए हैं, भले ही उन्होंने अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए गए, लेकिन उन्होंने मिलावट वाले सिक्के जारी किए। ऐसा क्यों है? अगला प्रश्न है कि मौर्य और मौर्योत्तर काल में व्यापार का बहुत तेजी से विकास हो रहा है और सिक्के हैं, सिक्कों का प्रचलन है बड़ी मात्रा में। लेकिन गुप्तोत्तर काल में सिक्कों और व्यापार में कमी दिखाई देती है और कृषि व्यवस्था पर पूरी अर्थव्यवस्था शिफ्ट हो गई है। ऐसा क्यों है? और चौथा प्रश्न है कि मौर्य काल में केवल एक राजा है और गुप्तोत्तर काल में अनेक राजा हैं। अगला है कि मौर्य काल में मेगास्थनीज के अनुसार इंडिका में उन्होंने बताया है कि मौर्य काल में प्रशासनिक अधिकारियों को और सैन्य अधिकारियों को, सैनिकों को नकद वेतन दिया जा रहा है, जबकि गुप्तोत्तर काल में वेतन के बदले भूमि दी जा रही है। ऐसा क्यों है? छठा प्रश्न है कि मौर्य काल में सम्राट जो है, शासक जो है, उसका सेना पर और प्रशासन पर और अपने राज्य के हर एक क्षेत्र पर सीधा नियंत्रण है, जहां पर वह नकद वेतन दे रहा है, प्रत्यक्ष नियंत्रण है, नियुक्तियां भी राजा कर रहा है और प्रबंधन भी, संपूर्ण प्रशासन का प्रबंधन भी राजा कर रहा है अपनी मंत्रिपरिषद और अधिकारी वर्ग की सहायता से। जबकि गुप्तोत्तर काल में या गुप्त काल के बाद के हिस्से में राजा, सेना, राजा, किसान, राजा और जनता के बीच में एक मध्य वर्ग का उदय हो चुका है। इस मध्य वर्ग को सामंत कहते हैं। यह मध्य वर्ग जनता से और किसानों से कर एकत्र करता है। उस कर का उपयोग प्रशासन में, सेना के रखरखाव में और अन्य गतिविधियों के लिए करता है, और उसका एक हिस्सा यानी राजस्व का एक हिस्सा बड़े राजा तक पहुंचा देता है। तो क्या यहां पर राजा की शक्तियां कम हुई हैं और मध्य वर्ग के उदय के साथ साथ उन्हें कई शक्तियां भी प्राप्त हुई हैं? फिर वही प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? अगला प्रश्न है कि मौर्यों से पहले भारत पर हकमनी और सिकंदर यानी मैसिडोनियन साम्राज्य ने आक्रमण किया। मौर्य काल के बाद इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाणों ने आक्रमण किया। गुप्त काल के बाद हुणों ने आक्रमण किया और हर्षवर्धन के बाद तुर्कों ने आक्रमण किया। अब भारत में बार बार विदेशी आक्रमण क्यों हो रहे हैं? और मौर्य काल, गुप्त काल में विदेशी आक्रमण नहीं हुए हैं या उन विदेशी आक्रमणों को असफल कर दिया गया है? ऐसा क्यों है? अगला प्रश्न है कि जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं, तो इतिहास को पढ़ने के दौरान हम देखते हैं कि पूरे इतिहास को विभिन्न कालखंडों में बांट दिया गया है। इन कालखंडों का अलग अलग नाम है। इन कालखंडों की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग बना रही हैं? इन सभी बातों का उत्तर एक शब्द में है, और वह शब्द है सामंतवाद। अब सामंतवाद एक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था इसलिए क्योंकि यहाँ पर
शासन का स्वरूप बदला है। शासन का स्वरूप बदला है क्योंकि यहाँ पर केवल एक राजा नहीं है, और एक राजा के अधीन कई राजा हैं जो अपने अपने क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन एक मुख्य राजा के अधीन रहकर यह काम करते हैं। सामाजिक व्यवस्था इसलिए है क्योंकि समाज का एक नए ढंग से वर्गीकरण हुआ है, और आर्थिक व्यवस्था इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भूमि राजस्व भी शामिल है। यदि हम देखें मौर्य काल को, जहाँ पर केंद्रीकृत प्रशासन था, दूसरी ओर गुप्तोत्तर काल में जहाँ एक सामंती व्यवस्था स्थापित हो चुकी है, तो हम देखेंगे कि मौर्य काल में एक राजा है, एक राजा, यही एक राजा संपूर्ण प्रशासन पर नियंत्रण कर रहा है, यही एक राजा सारी नियुक्तियां कर रहा है, यही एक राजा कर एकत्र कर रहा है, यही राजा किसानों से सीधे संपर्क में है और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से कर एकत्र कर रहा है, उन्हें सुविधाएं प्रदान कर रहा है। यहाँ पर राजा ही सेना को नियंत्रित और संचालित कर रहा है। इस व्यवस्था में सेना को नकद वेतन प्राप्त हो रहा है। अब नकद वेतन क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि इन्हें व्यापार और कृषि दोनों से राजस्व मिल रहा है। यहाँ पर सिक्के इन्हें प्राप्त हो रहे हैं। सिक्के कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? जो वस्तुएं निर्यात की जाती है उनके बदले में विदेशी हमें बुलियन और सोना चांदी दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर सामंती व्यवस्था में एक मुख्य राजा के अधीन कई राजा हैं जो अपने अपने क्षेत्र पर नियंत्रण करते हैं। शासन की शक्तियों का विभाजन हो चुका है। पहले राजा कर एकत्र करता था, सारा कर रखता था, लेकिन अब सामंत कर एकत्रित करता है और एक हिस्सा अपने पास रखकर मुख्य राजा को बाकी हिस्सा राजस्व का पहुंचा देता है। प्रशासनिक और सैन्य कार्य, सैन्य नियुक्तियां सामंत कर रहा है, और सैन्य अभियानों के समय सभी सामंत अपनी अपनी सेनाएं मुख्य राजा को सहायता के लिए दे रहे हैं। पहले भी जैसे हमने बात की कि किसान और राजा के बीच में एक सामंत वर्ग का उदय हो चुका है, और सैन्य अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि प्राप्त हो रही है। परंतु ऐसा हुआ क्यों और कैसे, यह प्रश्न है। यदि चित्र के माध्यम से देखें तो एकीकृत प्रशासन में देश कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जबकि सामंतवादी व्यवस्था में देश कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर हर एक क्षेत्र का अपना एक राजा है और ये सभी शासक एक मुख्य शासक के अधीन कार्य कर रहे हैं। इन छोटे छोटे शासकों के पास इतनी शक्तियां नहीं है कि वे अन्य शासकों को जीतकर अपने साम्राज्य को बड़ा कर सकें और मुख्य राजा को हरा सकें, और मुख्य शासक के पास इतनी शक्तियां नहीं है कि ये सभी छोटे छोटे राजाओं को खत्म कर दे। तो इस तरह से सामंतवादी व्यवस्था यहाँ पर एक शक्ति संतुलन के रूप में कार्य कर रही है। यह कहीं ना कहीं वैसे ही है जैसे कि कोई गठबंधन की सरकार चला रहा है, जहां पर प्रत्येक वर्ग अपने अपने हितों के लिए लड़ रहा है, उसके पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, परंतु इतनी शक्तियां नहीं है कि एक दूसरे को खत्म कर सके। अर्थव्यवस्था की बात करें तो सामंतवादी व्यवस्था कृषि पर निर्भर है, और यहाँ पर कृषि मजदूर और कारीगर और कलाकार के रूप में लोग अपनी आजीविका प्राप्त कर रहे हैं। वहीं पर एक केंद्रीकृत प्रशासन में कृषि के साथ व्यापार, विनिर्माण और आयात निर्यात जैसी गतिविधियां बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। आयात निर्यात की गतिविधियों के माध्यम से ही भारत को सोना और चांदी प्राप्त हो रहा है। मौर्योत्तर काल में रोमन साम्राज्य से बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता था, जिससे भारत को बुलियन यानी कि सोना चांदी प्राप्त हो रहा है। यही सोना चांदी भारत में प्रचलित सिक्कों के रूप में झलकता भी है, और इनका उपयोग टोकन करेंसी के रूप में किया जा रहा है। जबकि सामंतवादी अर्थव्यवस्था जो गांवों में केंद्रित है, जो कृषि पर निर्भर है, उसमें अनाज और वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। एक और यहाँ पर विभिन्न रोजगार हैं, वहीं इस व्यवस्था में पूरा परिवार एक खेत पर निर्भर है, और इस एक खेत से प्राप्त होने वाली आय पूरे परिवार की आय है। परिवार के सारे सदस्य मिलकर खेत पर काम करते हैं। तो सामंतवादी व्यवस्था में संयुक्त परिवारों का प्रचलन होगा। यहाँ पर गांव केंद्रित अर्थव्यवस्था तो होगी ही, साथ में जाति और धर्म का भी मजबूत नियंत्रण होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर व्यक्ति के पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके पास आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और विभिन्न रोजगारों वाली अर्थव्यवस्था में शहर केंद्र में होंगे। जाति धर्म का नियंत्रण कम होगा और उदारता बढ़ेगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ेगी। आज भी हमारे शहरों में देखते हैं कि गांवों की तुलना में स्वतंत्रता ज्यादा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता ज्यादा है, पहनने और खाने की स्वतंत्रता ज्यादा है, और संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकल परिवार प्रचलन में है। अब ऐसा क्यों और कैसे हुआ? अब केंद्रीकृत प्रशासन से लेकर सामंतवादी व्यवस्था तक की कहानी शुरू होती है मौर्य काल से। मौर्य साम्राज्य ने भारत को एक राजनीतिक एकता प्रदान की, और यह शक्तिशाली साम्राज्य था जिसने विदेशी आक्रमणों को भी असफल किया, या
इसकी शक्ति के कारण विदेशी लोगों में या विदेशी शासकों में इतनी हिम्मत ही पैदा नहीं हो पाई कि वे भारत पर आक्रमण करते। इतना ही नहीं, एक शक्तिशाली साम्राज्य के कारण देश के आंतरिक भागों से उठने वाली सैन्य शक्तियां भी हतोत्साहित हुई। परंतु अयोग्य शासकों के चलते मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और भारत एक बार फिर टुकड़ों में बंटने लगा, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न सैन्य शक्तियां और शासक उभरने लगे। इस राजनीतिक विखंडता का फायदा उठाकर फिर से एक बार भारत पर विदेशी आक्रमण हुए और मौर्योत्तर काल में इंडो ग्रीक्स, शक, पार्थियन और कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया और अपने अपने राज्यों को स्थापित भी कर लिया। देश के आंतरिक भागों में भी नए शासकों का उदय हुआ, जैसे सातवाहनों का। इन नए शासकों ने भूमि दान देना शुरू किया। सातवाहनों ने भूमि दान दिया, इसके उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। अब एक शासक भूमि दान दे रहा है, केवल परोपकार के लिए या बदले में उसे कुछ चाहिए। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध अनुयायियों को भूमि दान दिया। वैसे तो भूमि दान धार्मिक कार्यों के नाम पर दिया गया था, परंतु बदले में उन्हें नैतिक और राजनीतिक समर्थन प्राप्त हुआ, वैचारिक आधार प्राप्त हुआ और शासन में सहयोग प्राप्त हुआ। साथ ही इन शासकों की ख्याति भी बढ़ी। गुप्त काल तक आते आते मौर्योत्तर काल में होने वाला विदेशी व्यापार भी धीरे धीरे बंद हो गया। मौर्योत्तर काल में हो रहे विदेशी व्यापार के कारण भारत को बुलियन प्राप्त हो रहा था। भारत के निर्यात से भारत के उद्योग धंधे फल फूल रहे थे और भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में था, यानी भारत को फायदा हो रहा था। उस समय के रोमन साम्राज्य, जो भारत को विदेशी मुद्रा यानी कि सोना चांदी दे रहा था, उसके विचारकों को यह बात समझ आई कि वे भारत को वस्त्र और मसालों के बदले सोना चांदी दे रहे हैं और उन्हें नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने व्यापार को बंद कर दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि गुप्त काल के सिक्कों में हमें मिलावट दिखाई देती है। अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि दी जा रही है और वेतन के रूप में भूमि प्राप्त करने वाले अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के शासक बन बैठे। और गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का विस्तार एक जगह और दिखाई देता है, समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत की नीति में, जहां पर समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य के विस्तार के दौरान उत्तर भारत के राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। वहीं पर दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर भेंट लेकर उन्हें स्वतंत्र रूप से फिर से छोड़ दिया। दक्षिण भारत के शासक प्रतीकात्मक रूप से ही सही गुप्त साम्राज्य के अधीन स्वायत्त रूप से काम करने लगे और कहीं ना कहीं यहां पर भी एक सामंती व्यवस्था दिखाई पड़ती है। गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन काल में भूमि दान ग्रहीता को, यानी भूमि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को, वेतन के रूप में भूमि प्राप्त करने वाले अधिकारी को भूमि पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया। मौर्योत्तर काल में केवल धार्मिक उद्देश्य से भूमि दान की गई थी, जहां पर भूमि के ऊपरी हिस्से से प्राप्त होने वाले राजस्व पर भूमि दान ग्रहीता का अधिकार हुआ करता था। गुप्त काल में भी यही व्यवस्था रही, लेकिन हर्षवर्धन के काल तक आते आते, यानी कि गुप्तोत्तर काल में, भूमि के ऊपरी हिस्से से प्राप्त होने वाले राजस्व के साथ साथ भूमि के नीचे से निकलने वाले संसाधनों पर भी भूमि दान ग्रहीता का ही पूर्ण अधिकार हो गया। इतना ही नहीं, आगे चलकर इन सामंतों या भूमि दान प्राप्त करने वाले लोगों ने भी भूमि दान देना शुरू कर दिया और इस तरह से एक देश का विभाजन कई टुकड़ों में हो गया और प्रत्येक टुकड़े के अपने अपने शासक बन बैठे। ये शासक आपस में लड़ते भी थे, एक दूसरे से व्यापारिक प्रतिस्पर्धाओं में व्यापार को भी हतोत्साहित करते थे और अपनी भूमि से प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग केवल भोग विलास में किया करते थे। और इसी राजनीतिक विखंडता का उपयोग उठाकर भारत पर फिर आक्रमण हुए। तो इस तरह से सबसे पहले भूमि दान, उसके बाद वेतन के रूप में भूमि देना, उसके बाद भूमि पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होना और सामंतों के द्वारा फिर से भूमि दान देने के कारण सामंतवादी व्यवस्था आरूढ़ होती चली गई। इस प्रश्न का उत्तर देखें तो उत्तर है बी। क्योंकि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का विस्तार हुआ, यह बात सही है। सैनिक अभियानों के कारण सामंती व्यवस्था का अभ्युदय हुआ, यह भी सही है। दोनों बातें सही है, लेकिन आपस में जुड़ी हुई नहीं है, कथन और कारण का संबंध नहीं है। और इस व्यवस्था को हम विभिन्न कालों के राजनीतिक मैप से भी समझ सकते हैं। यह है महाजनपद काल का मैप, जिसमें कई छोटे छोटे राज्य हैं, परंतु ये जन से जनपद बने हैं और फिर मगध साम्राज्य के विस्तार के कारण और फिर मौर्य साम्राज्य के उदय ने भारत को एक राजनीतिक एकता प्रदान की है। इसके बाद मौर्यों के पतन के बाद कई विदेशी शासकों ने भारत के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, जिसमें शक है, पहलव है, कुषाण है।
आगे चलकर कुषाण शासन का और विस्तार हुआ और उसने संपूर्ण उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। गुप्त साम्राज्य ने एक बार फिर भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने की कोशिश की, परंतु मौर्योत्तर काल में फिर से अनेक क्षेत्र और अनेक शासकों का उदय हो गया।